मैं डॉक्टर शशि देपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर आर्ट्स के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता में हम बात करेंगे आर्यों के मूल स्थान के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापकों और प्रसारकों को आर्य कहा गया। आर्य कौन थे और आर्य कहाँ से आए थे, इस प्रश्न पर इतिहासकारों में अलग अलग इतिहासकारों की राय है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने आर्यों की बात की कि आर्य जो है वैदिक सभ्यता के संस्थापक और प्रसारक थे, और इनका जो आर्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। योग वासिष्ठ में कहा गया है, जो पर्याप्त रूपेण कर्तव्यों का आचरण तथा अकरणीय का निषेध रखता हुआ अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठ रहता है, वह आर्य है। जो आचारानुकूल, शास्त्रानुकूल, शुद्ध चित्त अनुकूल यथा स्थिति व्यवहार का संग्रहण करता है, वह आर्य कहलाता है। यह तो आर्य शब्द का अर्थ हुआ, या शाब्दिक अर्थ, या आर्य के अगर हम शब्द के रूप में अगर हम परिभाषा दें तो इसकी बात करते हैं। लेकिन आर्य कौन थे और कहाँ से आए थे, इस प्रश्न पर अगर हम बात करें कि आर्य शब्द जातिवाचक है या गुणवाचक या किसी भाषाई वर्ग का द्योतक है, आर्य किस क्षेत्र के मूल निवासी थे और किस प्रकार से इनका विश्व में प्रसार हुआ, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। आर्यों के बारे में जो हमें जानकारी है वो वैदिक साहित्य से मिलती है। और वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें तो वैदिक साहित्य में चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके अतिरिक्त ब्राह्मण है, आर्ण्यक, उपनिषद, वेदांग आदि जो है वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो वैदिक साहित्य से जो हमें जानकारी मिलती है आर्यों के बारे में, उसी को हम वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत देखते हैं। और वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और इसके अंतर्गत इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, जिसके जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना गया है, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो जब हम आर्यों की बात करते हैं तो ऋग्वेद जो आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है, उसमें आर्य शब्द का प्रयोग जाति के अर्थ में नहीं किया गया है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। ऋग्वेद में 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस संदर्भ में उन्हें गुण, यह शब्द जो है वो जातिवाचक न होकर गुणवाचक है, और इसका श्रेष्ठ या उत्तम के अर्थ के संदर्भ में ही इसका उल्लेख किया गया है। तो यह जो आर्य है, यह शब्द कब से प्रचलित हुआ, कहाँ से आर्य कहाँ से आए और कौन थे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आर्यों के जो मूल स्थान है उसके बारे में अगर हम बात करें, उससे पूर्व प्राचीन ईरानी भाषा जो वैदिक संस्कृत के बाद की है, उसमें भी आर्य शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन वहाँ भी इसे जाति के अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया गया है। आर्यों की एक जाति के रूप में परिकल्पना 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा की गई। उससे पूर्व जो है आर्य जो है एक श्रेष्ठतम जाति के रूप में आर्य को माना गया। आर्य कौन थे, यह जाति वाचक शब्द था या यह बल्कि नहीं था, बल्कि आर्य जो है शब्द एक भाषा परिवार या भाषा समूह का द्योतक था। और इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों की अपनी अलग अलग राय है। हम आर्यों के मूल स्थान की बात कर रहे हैं। आर्यों से संबंधित उनका मूल स्थान क्या था, यह निश्चित करना जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अनेक विद्वान जो है वो भारत को ही आर्यों का आदि निवास मानते हैं, किंतु कुछ विद्वानों की या ऐसी धारणा है कि आर्य जो है वो विदेशी थे, यानी भारत के बाहर से आकर वो बसे थे। भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र के आधार पर आर्यों के मूल देश के संबंध में अनेक मत प्रतिपादित किए गए। यहाँ पर हम आर्यों की बात करते हैं तो आर्यों का आदि देश क्या था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से पूर्व यही मान्यता थी कि भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति आर्यों की वैदिक संस्कृति है।
और वैदिक संस्कृति के ऊपर ही जो भारतीय संस्कृति है वो क्योंकि आधारित है, तो ऐसे में माना जाता है कि यह यहाँ की मूल संस्कृति है। तो कुछ विद्वान जो है उनका मानना है कि आर्यों का आदि देश जो है वो भारत ही था, भारत ही उनकी जन्मभूमि थी। किंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, विदेशी थे, और भारत में आकर इन्होंने अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया था। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा था, और इस संदर्भ में जो है भारत को मानने वाले जो इतिहासकार या विद्वान हैं उनकी हम बात करेंगे। अनेक भारतीय और कुछ विदेशी विद्वान इस बात पर बल देते हैं कि वस्तुतः आर्य भारत में विदेश से नहीं आए थे, बल्कि वे मूलतः भारत के ही निवासी थे। इस मत के प्रतिपादक में जो है डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, गंगानाथ झा, DS त्रिदेव आदि हैं। और इन सब का मानना है, जैसे कि जो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जो है उनका वो सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का मूल स्थान था, इस मत के प्रतिपादक थे, और उनका समर्थन डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा किया गया। और उनका मानना है सप्त सैंधव प्रदेश यानी जो सिंधु और 7 जो नदियों का प्रदेश है, पंजाब के अतिरिक्त 2 और नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज तथा सरस्वती, ये जो नदियों का संगम स्थल है, ये जो क्षेत्र है, इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और उनका मानना है कि आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश के ही मूल निवासी थे, और धीरे धीरे इन्होंने अपना प्रसार किया, और इस प्रकार से आर्य जो है वो भारत के और विशेष रूप से सप्त सैंधव प्रदेश के मूल निवासी थे। और यहाँ जो डॉक्टर अविनाश चंद्र दास है उनका मानना है कि प्रारंभ में आर्य सम्मिलित रूप से रहते थे, और कालांतर में इनमें मतभेद हो गए धार्मिक दृष्टि से, और 2 वर्ग, एक वर्ग जो है देवों का उपासक हो गया, दूसरा असुरों का उपासक हो गया, और उनमें देवासुर संग्राम हुआ, और जो श्रेष्ठ हुए वे आर्य कहलाए। और इस प्रकार से आर्यों को जो सप्त सैंधव प्रदेश है उसका मूल निवासी डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा माना गया। इसके पश्चात जो दूसरा मत है उसके प्रतिपादक पंडित गंगानाथ झा है। वो मानते हैं कि ब्रह्म ऋषि देश जो है वो आर्यों का मूल स्थान है, और जो यह प्रदेश है जो पूर्वी राजस्थान, गंगा यमुना दोआब, पश्चिमवर्ती प्रदेश जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया, वो इसे मानते हैं। और उनका ये जो मत है उसका समर्थक डॉक्टर राजबली पांडे के द्वारा भी किया गया। कश्मीर आर्यों का मूल निवास स्थान था, यह मानना है LD कला का, और वो कहते हैं कि कश्मीर और जो हिमालय के क्षेत्र है आर्य वहाँ के मूल निवासी थे। इसी प्रकार से डॉक्टर DS त्रिदेव का मानना है कि मुल्तान में देविका नदी है, वहाँ का जो उसके आसपास का प्रदेश है उस प्रदेश को जो है वे आर्यों का मूल स्थान बताते हैं, यानी उनका मानना है कि देविका प्रदेश जो है वो आर्यों का मूल स्थान है। तो इस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो है अलग अलग स्थलों को अलग अलग विद्वान और इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या रहा होगा। इस संदर्भ में हम बात करते हैं कि डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्यों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, संपूर्ण जानकारी। और वैदिक साहित्य क्योंकि लिखित में मतलब जो हमें जो प्रमाण या जो कुछ साहित्य मिलने लगता है उसमें अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें तो साहित्य में हमें कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं मिलता कि आर्य कहीं बाहर से आए थे। अगर वो बाहर के निवासी होते, विदेशी होते, तो ज़रूर वो अपने जो मूल स्थान है, जो अपना पैतृक निवास है, उसकी वो ज़रूर यहाँ पर उल्लेख करते, लेकिन वैदिक साहित्य में इसको नहीं लिखा गया है। और इसी बात को डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि संपूर्ण भारतीय इतिहास में एक भी ऐसा संकेत नहीं मिलता है जिससे प्रमाणित किया जा सके कि भारतीय आर्य बाहर से आए थे। भारतीय अनुश्रुति या जनश्रुति में कहीं भी इस बात की गंध नहीं पाई जाती कि आर्यों की पितृभूमि या मातृभूमि इस देश से बाहर थी। तो इस प्रकार से ये एक मत है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे, जो इन कुछ विद्वानों का मानना है। इसके पश्चात हम बात करते हैं यूरोप की। कई विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत के नहीं बल्कि यूरोप के मूल निवासी थे। उनका आदि देश जो है वो यूरोप था। इंडो यूरोपीय जो भाषा परिवार है, उनके शब्द, मुहावरे यूरोपीय और एशियाई भाषाओं में समानता के आधार पर जो है यह माना जाता है कि आर्यों का आदि देश जो है वो भारत ना हो कि यूरोप था।
अनेक विद्वानों का विचार है कि जो आर्यों का मूल निवास स्थान था वो यूरोप था, और फ्लोरेंस के एक विद्वान फिलिप्पो सेशेट्टी ने सर्वप्रथम संस्कृत और अन्य यूरोपीय भाषाओं में साम्यता के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य यूरोप के ही रहने वाले थे। और इनके अतिरिक्त सर विलियम जॉन्स, पी गाइल्स, पेंका, नेहरिंग और अन्य जो है वो सब अपना अपना तर्क देते हैं, और उस आधार पर वो मानते हैं कि आर्य यूरोप के निवासी थे। डॉक्टर जो फिलिप्पो सेशेट्टी और विलियम जॉन्स है, उन्होंने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की साम्यता के आधार पर यूरोप को ही आर्यों का आदि देश माना। जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, जो गैथिक भाषा है, इन सब में उन्होंने कई चीज़ों की समानता को देखी। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं कि संस्कृत में पिता को पितृ, लैटिन में पैटर, अंग्रेजी में फादर, जर्मनी में वटर कहा गया है। तो ये सब शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और इन मिलते जुलते या अन्य शब्दों, ये एक उदाहरण है, और इस प्रकार के कई सारे उदाहरण हैं जिसमें शब्दों में साम्यता देखी जा सकती है। संस्कृत भाषा और जो यूरोप की भाषा, उनके शब्दों में काफ़ी कुछ साम्यता के आधार पर और कहा जा सकता है कि ये जो है, इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो है यहाँ के निवासी थे। सन 1786 में सर विलियम जॉन्स ने संस्कृत, जैसा कि हमने बात की कि पितृ का एक एग्जाम्पल दिया, और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो देते हैं। डॉक्टर पी गाइल्स जो है, उनका मानना है कि हंगरी और डैन्यूब नदी की घाटी जो है, आर्य वहाँ के मूल निवासी थे, और वहाँ से वो भारत आए होंगे। और उनका जो तर्क है वो भाषा के आधार पर, वृक्ष, वनस्पति और पशु पक्षियों के साम्यता के आधार पर वो कहते हैं कि हंगरी और डैन्यूब नदी की घाटी जो है आर्यों का मूल स्थान होगा, क्योंकि आर्य जिस प्रकार की पशु पक्षियों का या भाषा या वृक्ष का उपयोग करते हैं, वो वहाँ पर मिलते हैं। इसी प्रकार से पेंका जो है, उनका मानना है कि जर्मनी के वो मूल निवासी थे, और वे भी नस्ल, शारीरिक उनके गठन, आर्य जिस प्रकार से लंबे गौरवर्ण के, जिस प्रकार का उनका रंग रूप और कद काठी था, उसके आधार पर वो मानते हैं कि जर्मनी उनका मूल स्थान था। साथ ही साथ में मृद भांडों की साम्यता के आधार पर भी यह मानते हैं। नेहरिंग और पोकारनो का मानना है कि दक्षिणी रूस आर्यों का मूल स्थान था, और वे मृद भांडों और विस्तृत मैदानों के आधार पर ये मानते हैं। वो कहते हैं कि रूस में, जो दक्षिणी रूस है, वहाँ पे वेजर और विशुला नदी के आसपास में बहुत विस्तृत मैदान है, और आर्यों के द्वारा जिस प्रकार के मैदानी भूभागों का उल्लेख किया गया है वो दक्षिणी रूस में मिलते हैं, तो वो वहाँ के निवासी थे। पुरातात्विक सामग्री की साम्यता के आधार पर पश्चिमी बाल्टिक प्रदेश जो है, उसको, जो यूरोप में है, उसको मच्छ महोदय का मानना है कि ये वहाँ के निवासी थे, और फिर यहाँ से उन्होंने भारत जो है वहाँ की तरफ वो आए होंगे। तो ऐसे में यूरोप को इतिहासकार अपना आर्यों का प्रमुख देश मानने वाले जो हैं, वो मानते हैं कि यूरोप इनका प्रमुख देश था, मूल निवास था, और फिर उस यहाँ से वो जो है वो भारत में आए होंगे। इसके पश्चात जो है हम बात करते हैं जैसे आर्यों के जो अन्य देशों की बात करते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, तो पामीर का पठार जो है वो मानना है एडवर्ड मेयर का। एडवर्ड मेयर मानते हैं कि यहाँ से जो है पामीर के पठार में ये रहते थे, और यहाँ से इनकी एक शाखा जो है ईरान चली गई, और दूसरी शाखा जो है वो भारत में आ गई, और दूसरी और जो है नहीं, यहाँ से एक और तो वो ईरान और भारत की तरफ आ गए, और दूसरी तरफ मेसोपोटामिया और सीरिया में भी इनका प्रसार हुआ। लेकिन इस मत का खंडन किया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ के शुष्क और अनुपजाऊ जलवायु है, और उस आधार पर आर्यों का मूल स्थान इसको नहीं माना गया है। उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल स्थान था, यह मानना है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक जो है, उनका मानना है कि लगभग पहले ये वहाँ पर निवास करते थे, उत्तरी ध्रुव में निवास करते थे, और लगभग 10,000 वर्ष पूर्व जो है वहाँ पर जो ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पर जो है बर्फ़ का तूफान आया, और उसके कारण जो है उनको वहाँ से भागना पड़ा, निकलना पड़ा, और वो वहाँ से निकल कर जो है वहाँ से ये यूरोप, मध्य एशिया, ईरान और भारत आ गए, और उनका मानना है कि ये भारत के मूल निवासी थे। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि वे उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक का मानना है, लेकिन ऋग्वेद के एक सूत्र में, और उनका जो आधार है उसको उन्होंने आधार बताया है कि ऋग्वेद के एक सूत्र में
दीर्घकालीन ऊषा की स्तुति की गई है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ऊषा जो है, जो सुबह का समय होता है ऊषाकालीन समय, वो बहुत अल्पकालीन होता है। तो तो इस आधार पर वो कहते हैं कि जो दीर्घकालीन ऊषा चूँकि भारत में नहीं होती और दीर्घकालीन ऊषा चूँकि वहाँ पर होती है उत्तरी ध्रुव में, तो वे उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, ऐसा उनका मानना है। और वो कहते हैं कि आर्यों के मानस में उत्तरी ध्रुव के अपने मूल निवास स्थान की कुछ स्मृतियाँ सुरक्षित है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के मतलब कुछ सूत्रों में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात का उल्लेख किया गया है, जो उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में ही संभव है। और इस कारण से इसी प्रकार ऋग्वेद की जो उषाकालीन स्तुति है, यह भी उत्तरी ध्रुव में ही देखी जा सकती है। तो इस आधार पर तिलक की यह मान्यता है कि ऋग्वेद के बहुत न्यून संदर्भों पर आधारित जो ये मान्यता है, इसको लेकिन हम कह सकते हैं कि काल्पनिक हो सकते हैं। इतना जो है हमें इस प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। केवल इस बात को लेकर अगर यह माना जाए तो यह तर्क जो है पूरी तरीके से अपनी मान्यता नहीं रखता है। तो इस मत को अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके पश्चात जो एक अन्य मत है वो है तिब्बत का प्रदेश, जो स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्य जो है मूल रूप से तिब्बत के निवासी थे, किंतु वे अपने जो मत है इसके समर्थन में कोई भी अकाट्य प्रमाण जो है वो प्रस्तुत उनके द्वारा नहीं किया गया, तो इसको अधिकांश विद्वानों के द्वारा नहीं माना जाता है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है एशिया, जिसमें मध्य एशिया था, ये माना गया है। और मध्य एशिया मानने वाले जो है वो विशेष रूप से जो मैक्स मुलर है, उनका मानना है कि ये यहाँ के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के मूल निवासी थे। और मध्य एशिया के अंतर्गत जो है जैसे जे.जी. रोड, पार्ट, मैक्स मुलर, ब्रैंडस्टीन और अन्य विद्वानों ने विभिन्न तर्कों के आधार पर मध्य एशिया, ईरान के उत्तर और कैस्पियन सागर के पूर्व के किसी स्थान पर आर्यों का मूल निवास स्थान सिद्ध करने का प्रयास किया है। आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया और मध्य एशिया में, तो कुछ विद्वानों का मानना है, जैसे ब्रैंडस्टीन का मानना है कि किर्गिज स्टेप्स के मैदान जो है वहाँ के आर्य मूल निवासी थे। और जो यूराल पर्वत के दक्षिण में, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बड़े बड़े घास के मैदान है यूराल पर्वत के दक्षिण में, और यहाँ पर जो वेदों में उल्लेखित पशु हैं वो वहाँ के सिवा कहीं नहीं मिलते। इस आधार पर ब्रैंडस्टीन मानते हैं कि किर्गिज स्टेप्स के मैदान जो है वो आर्यों का मूल स्थान रहे होंगे। पामीर के पठार की हमने बात की कि जैसे एडवर्ड मेयर का मानना है कि पामीर के पठार रहे होंगे। इसी प्रकार से रूसी तुर्किस्तान आर्यों का मूल स्थान रहा होगा, जो मानना है हर्षफेल्ड का। और हर्षफेल्ड जो प्राचीन बर्तन है उनके आधार पर कहते हैं कि इनका मूल स्थान रूसी तुर्किस्तान रहा होगा। इसी प्रकार से जी रोड का मानना है कि बैक्ट्रिया आर्यों का मूल स्थान रहा होगा। लेकिन इसमें जो सर्वाधिक मान्य तर्क माना गया है, 1859 में मैक्स मुलर ने मध्य एशिया में आर्यों का मूल निवास स्थान होने की प्रबल संभावना को व्यक्त किया। उसके अनुसार मध्य एशिया सभ्यता का प्राचीन केंद्र रहा है और इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाओं के अध्ययन से उसका स्रोत मध्य एशिया विदित होता है। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर गई, जो इंडो ईरानी आर्य शाखा के नाम से जानी जाती है। बाद में ईरानी आर्य और भारतीय आर्य इन दो उपशाखाओं में विभक्त हो गई। भारतीय आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की, तो ईरानी आर्यों ने जैन अवेस्ता की रचना की। ईरानी और भारतीय आर्यों में अधिक समानता का मुख्य कारण उनका लंबे समय एक साथ रहना था। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों की एक शाखा मध्य एशिया से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर गई थी और धीरे धीरे यूरोप से बहुत सारे देशों में जाकर बस गई। और ये जो मान्यता है, इस मान्यता को अनेक विद्वानों के द्वारा इसका समर्थन किया गया। प्रोफेसर सेयस ने जो है सन 1874 में मध्य एशिया में आर्यों के मूल स्थान होने के मत के समर्थन में अपने तर्क प्रस्तुत किए और उनके अनुसार ऋग्वेद और जैन अवस्था के तुलनात्मक अध्ययन से प्राचीनतम आर्यों के जो भौगोलिक पर्यावरण ज्ञात होता है उसकी समता मध्य एशिया के क्षेत्र में ढूंढी जा सकती है। और इस प्रकार से जैसे ऋग्वेद में वर्ष जो है उसके लिए हिम का प्रयोग किया गया और ऐसा लगता है कि मूल निवास स्थान इनका पहले कोई शीत
शीत प्रदेश रहा होगा और फिर उसके पश्चात ये धीरे धीरे दूसरे स्थान पर। इसी प्रकार से एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से जो एक शिलालेख मिलता है, उसके आधार पर भी कुछ जो इसी प्रकार की जो बात है उसको माना गया है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया के ही मूल निवासी रहे होंगे। भाषा, वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर और अन्य कई सारे कारणों से जो है अधिकांश विद्वानों का, और जो मैक्स मुलर मानते हैं, मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान रहा होगा। इस पर अधिकांश जो है वो सहमति जताई जा सकती है कि आर्य जो है, क्योंकि यह स्पष्ट, पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, वेदों में भी इस चीज़ की चर्चा नहीं की गई है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। लेकिन जिस प्रकार की हमें जितना आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में जितने भी हमारे पास में उदाहरण मिलते हैं या जितने भी तर्क मिलते हैं, उन तर्कों के आधार पर जो है यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया जो है वो लगभग रहा होगा, और मध्य एशिया से ही आर्य जो है अन्य अन्य स्थलों पर जो है उन्होंने अपना प्रसार किया होगा, और इस प्रकार से अनेक भागों में जाकर यूरोप और एशिया में जाकर बस गए। और वही ईरान, और विशेष रूप से जब हम ईरानी आर्य और भारतीय आर्यों की बात करते हैं तो ईरानी आर्यों और भारतीय आर्यों ने अपनी अपनी सभ्यता, अपनी अपनी संस्कृति की स्थापना की, और भारत में जब आकर बसे आर्य, उनके द्वारा वेदों की रचना की गई, और उन्हीं वेदों से वेदों और उसके अतिरिक्त जो अन्य वैदिक साहित्य है उनमें हमें आर्यों के संपूर्ण संस्कृति के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है।